नमस्कार, स्वागत है क्रिप्टो मार्केट ज्ञान हिंदी में, जहां हम आसान भाषा में क्रिप्टो की दुनिया को समझते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सुबह उठता है, अपना फोन उठाता है और अपना पसंदीदा क्रिप्टो एक्सचेंज खोलता है। वो उम्मीद कर रहा है कि उसका पोर्टफोलियो हरा भरा दिखेगा, लेकिन अचानक उसे स्क्रीन पर अपना सारा बैलेंस एकदम जीरो दिखाई देता है। बाप रे, किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। बिल्कुल, वो पसीने से तरबतर हो जाता है, सोशल मीडिया छाने लगता है और हर तरफ सिर्फ एक ही शोर सुनाई देता है कि क्या सिस्टम हैक हो गया, क्या सारे पैसे डूब गए। हाँ, और क्रिप्टो में तो ऐसी खबरें आग की तरह फैलती हैं। सही कहा। और ये कोई डरावनी काल्पनिक कहानी नहीं है। हाल ही में पाई नेटवर्क के यूजर्स के साथ दुनिया के कई बड़े एक्सचेंजों पर ठीक ऐसा ही हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच्चाई वही है जो स्क्रीन पर दिख रही है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव चल रहा है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। ये एक बहुत ही जरूरी चर्चा है। बिल्कुल। हमारा फोकस पाई नेटवर्क के मेन नेट लॉन्च, इसके नोड प्रोटोकॉल के अहम अपग्रेड्स और इकोसिस्टम में हो रहे नए निवेशों पर होगा। और हाँ, बिना किसी हाइप या प्राइस प्रेडिक्शन के हम सीधे तकनीक और तथ्यों को समझेंगे। और ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी भी है। अक्सर जब लोग क्रिप्टो की दुनिया में आते हैं तो उनका सारा ध्यान सिर्फ टोकन की कीमतों या रातों रात अमीर बनने पर होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन एक समझदार क्रिप्टो लर्नर के लिए सिर्फ कॉइन जमा करना काफी नहीं है। मतलब जब तक ये समझ ना आए कि नेटवर्क के पीछे की मशीनरी कैसे काम कर रही है, तब तक लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। खासकर तब जब हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो अपने बुनियादी ढांचे में इतने बड़े बदलाव कर रहा है। तो चलिए इसी बुनियादी मशीनरी से शुरुआत करते हैं। मेरे सामने पाई नेटवर्क की जो अपग्रेड गाइड है, उसे देखकर मुझे एक बात बहुत खटक रही है। अच्छा, क्या बात? अपनी तय की गई डेडलाइन पर काम पूरा नहीं कर पाता। हफ्तों या महीनों की देरी होना तो एकदम आम बात है। हाँ, डिले तो होते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ चीजें उल्टी हो रही हैं। जो वर्जन 23.0 यानी 23.0 का अपग्रेड पहले 18 मई को होने वाला था, उसे अचानक से प्रीपोन करके 15 मई 2026 कर दिया गया है। राइट। तो क्या वे किसी दबाव में जल्दबाजी कर रहे हैं? क्योंकि जल्दबाजी में तो अक्सर गलतियां होती हैं। ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। बाहर से देखने पर ये अचानक लिया गया फैसला लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझें तो इसे जल्दबाजी कहने के बजाय तकनीकी आत्मविश्वास कहना ज्यादा सही होगा। तकनीकी आत्मविश्वास, वो कैसे? क्योंकि इस एक तारीख के पीछे पिछले कई महीनों की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही है। पाई की डेवलपमेंट टीम ने एक ही बार में कोई बहुत बड़ा जोखिम भरा सॉफ्टवेयर अपडेट नेटवर्क पे नहीं थोपा है। मतलब आप उस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं जो इस साल की शुरुआत से चल रही है। मेरे पास जो डेटा है उसके अनुसार उन्होंने वर्जन 19 से इस सिलसिले को शुरू किया था। बिल्कुल। अगर हम उस पूरी प्रक्रिया को देखें तो 15 फरवरी को वर्जन 19.6 आया। उसके बाद उन्होंने नेटवर्क को परखा, फिर 1 मार्च को 19.9 लॉन्च किया। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, फिर 12 मार्च को 20.2 आया, अप्रैल की शुरुआत में 21.2 और हाल ही में 27 अप्रैल को 22.1 का अपग्रेड हुआ। ये कोई साधारण सूची नहीं है। तो ये क्या है? ये रिस्क मैनेजमेंट या जोखिम कम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क चला रहे होते हैं जहां दुनिया भर के लोग अपने नोड्स चला रहे हैं, तो एक छोटा सा बग भी पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। मुझे ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। अगर मैं इसे किसी आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़कर देखूं, तो ये किसी बहुत ही व्यस्त शहर के मुख्य हाईवे को अपग्रेड करने जैसा है ना? अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है ना? मान लीजिए प्रशासन को उस हाईवे पर नई लेन बनानी है, उसका बुनियादी ढांचा मजबूत करना है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि उस हाईवे का ट्रैफिक 1 मिनट के लिए भी रुकना नहीं चाहिए। एकदम सही। क्योंकि अगर ट्रैफिक रुका तो पूरे शहर की अर्थव्यवस्था जाम हो जाएगी। ये हाईवे वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। किसी भी चलते हुए ब्लॉकचेन का मेन नेट अपग्रेड ऐसा ही होता है। नेटवर्क पर लगातार लेन देन हो रहे हैं, डेटा प्रोसेस हो रहा है, आप उसे शट डाउन करके काम नहीं कर सकते। समझ गया। इसलिए ये जो छोटे छोटे वर्जन अपडेट्स थे, वर्जन 19 से लेकर 22 तक, ये असल में उस हाईवे पर बिना ट्रैफिक रोके एक एक लेन जोड़ने का काम कर रहे थे। हर नए वर्जन ने नेटवर्क की स्थिरता की एक नई परत बिछाई है। और इसी स्थिरता ने डेवलपर्स को इतना आत्मविश्वास दिया कि वे वर्जन 23 को समय से पहले लागू कर सकें। बिल्कुल।
यही मुख्य कारण है। तो ये वर्जन 23 इतना खास क्यों है? मतलब वर्जन 22 से 23 में जाने पर ऐसा क्या बदल जाएगा जो इस हाईवे पर पहले नहीं था? यहीं से असल तकनीकी बदलाव शुरू होता है। अब तक पाई की जो ब्लॉकचेन थी उसे आप एक साधारण सड़क मान सकते हैं जिस पर सिर्फ एक ही तरह की गाड़ी चल सकती थी, यानी खुद पाई कॉइन। हाँ बिल्कुल, वो बस एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने का एक बही खाता था। लेकिन 15 मई के बाद जब वर्जन 23 लागू होगा तो ये ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करने लगेगी। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? क्या अब दूसरे डेवलपर्स भी पाई के नेटवर्क पर आ सकेंगे? एकदम सही। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि अब पाई की ब्लॉकचेन पर नए टोकन्स बनाए जा सकेंगे और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस या डैप्स डेवलप किए जा सकेंगे। अच्छा, जैसे हमने एथेरियम या BNB चेन के साथ देखा है। हाँ, शुरुआती दिनों में वे भी सिर्फ एक नेटवर्क थे, लेकिन जैसे ही उन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आए वे एक पूरे प्लेटफॉर्म में बदल गए जिन पर हजारों अन्य प्रोजेक्ट्स बनने लगे। यानी वर्जन 23 पाई को एक सिंगल कॉइन से एक बड़े इकोसिस्टम में बदलने की नींव है। बिल्कुल, और रोड मैप बताता है कि ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। 25 मई को 24.1, 8 जून को 25.1 और फिर 22 जून को अब तक का सबसे बड़ा और अंतिम अपग्रेड वर्जन 26 आने वाला है। ये सब सुनकर काफी उत्साहजनक लगता है, लेकिन जहां इतना उत्साह होता है वहां कुछ खतरे भी मंडराने लगते हैं। आप किस तरह के खतरों की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि ऐसे बड़े अपग्रेड्स के समय अक्सर बहुत सारे स्कैमर्स भी सक्रिय हो जाते हैं। जो लोग वास्तव में इस नेटवर्क से जुड़े हैं और अपने सिस्टम पर नोड चला रहे हैं, उनके लिए यह समय कितना संवेदनशील है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब भी वर्जन 23 जैसी किसी बड़ी चीज की चर्चा होती है तो हैकर्स सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर अनगिनत फेक लिंक्स फैलाना शुरू कर देते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि उन्हें अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और वे अनजाने में उन लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं। सबसे स्पष्ट चेतावनी यही है कि जब तक आधिकारिक टीम की तरफ से कोई सीधा निर्देश या घोषणा न आए तब तक खुद से कोई भी अपग्रेड इंस्टॉल न करें। ये एक बहुत ही जरूरी सलाह है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सीधे तौर पर अपनी डिजिटल सुरक्षा से समझौता करना है। सुरक्षा के बिना तो इस तकनीक का कोई मतलब ही नहीं है। खैर, अब इस तकनीकी हाईवे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि वर्जन 23 के बाद ये नेटवर्क एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाएगा जहां नए एप्लीकेशंस और टोकन बन सकेंगे। हाँ, लेकिन क्या वास्तव में बाहरी दुनिया का कोई व्यक्ति या कंपनी इसमें दिलचस्पी दिखा रही है? क्योंकि अगर कोई नई फैक्ट्री नहीं खुली तो इस चौड़े हाईवे का क्या फायदा? बहुत अच्छा सवाल है और इसी खालीपन को भरने के लिए पर्दे के पीछे एक और बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। पाई वेंचर्स, जो कि पाई नेटवर्क की अपनी निवेश शाखा है, उसने हाल ही में 2 बहुत ही रणनीतिक प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। अच्छा। हाँ, और ये निवेश कोई हवाई बातें नहीं है। ये बताते हैं कि पाई सिर्फ एक कॉइन बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वो भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकों के साथ खुद को जोड़ रहा है। मैंने भी उन निवेशों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। इनमें से पहला है ओपन माइंड और दूसरा है सीडी गेम। बिल्कुल सही। ओपन माइंड तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जुड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे ये समझाइए कि एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट को AI में निवेश करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने के लिए? पहली नजर में ये सिर्फ एक ट्रेंड लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। वो कैसे? आज की तारीख में AI की दुनिया कैसी है? कुछ गिनी चुनी बड़ी टेक कंपनियों का इस पर पूरा एकाधिकार है। सारा डेटा, सारे बड़े सर्वर और सारी प्रोसेसिंग पावर उनके बेसमेंट में कैद है। हाँ, वो ही तय करते हैं कि AI क्या सोचेगा और कैसे काम करेगा। ठीक कहा आपने। ओपन माइंड असल में एक डिसेंट्रलाइज्ड AI नेटवर्क है। इसका विजन ये है कि भविष्य के जो भी इंटेलिजेंट रोबोट्स या एप्लीकेशंस बनेंगे, उनका दिमाग किसी एक कंपनी की जागीर नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि AI की जो शक्ति है वो ब्लॉकचेन के अलग-अलग नोड्स पर बंटी होगी? बिल्कुल। डिसेंट्रलाइज्ड AI का मतलब है कि AI को ट्रेन करने और चलाने की शक्ति दुनिया भर में फैले उन तमाम कंप्यूटर से आएगी जो नेटवर्क से जुड़े हैं। अरे वाह! इसका सबसे बड़ा फायदा है डेटा प्राइवेसी और निष्पक्षता। जब AI किसी एक सर्वर पर नहीं होगा तो उसे हैक करना या उसके फैसलों में हेरफेर करना लगभग असंभव हो जाएगा।
यह सच में बहुत ही दूरदर्शी कदम लगता है। पाई ब्लॉकचेन के साथ इसका इंटीग्रेशन ये साबित करता है कि वे अपने नेटवर्क की कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक के लिए करना चाहते हैं। एकदम सही। और जो दूसरा प्रोजेक्ट है सीडी गेम, वो एक नेक्स्ट जनरेशन वेब3 गेमिंग इकोसिस्टम है। वेब3 गेमिंग के बारे में आजकल बहुत बात होती है। गेमिंग इंडस्ट्री तो बहुत तेजी से बदल रही है। हम सभी जानते हैं कि पारंपरिक गेम्स, जिन्हें हम वेब2 गेमिंग कहते हैं, वे एक किराए के घर की तरह होते हैं। प्लेयर सालों तक खेलता है, अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करता है, पैसे खर्च करता है। लेकिन असली मालिकाना हक तो गेम बनाने वाली कंपनी का ही होता है। बिल्कुल। जिस दिन सर्वर बंद, उस दिन प्लेयर की सारी मेहनत शून्य। लेकिन वेब3 गेमिंग इसे कैसे बदल रहा है और इससे पाई के नेटवर्क को क्या फायदा होगा? वेब3 गेमिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही ओनरशिप यानी मालिकाना हक पर टिका है। सीडी गेम जैसे इकोसिस्टम में प्लेयर सिर्फ खेलते नहीं हैं, बल्कि वे जो भी डिजिटल संपत्तियां या रिवॉर्ड गेम के अंदर कमाते हैं, वे ब्लॉकचेन पर उनके अपने होते हैं। और पाई नेटवर्क के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड यूज केस है। हाँ, रियल वर्ल्ड यूज केस। मतलब इसके इस्तेमाल से असल में कोई आर्थिक गतिविधि पैदा होगी। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब लाखों लोग ये गेम खेलेंगे और गेम के अंदर छोटी छोटी चीजों की खरीद फरोख्त करेंगे, तो ये सारे लेन देन पाई की ब्लॉकचेन पर होंगे। इसे नेटवर्क पर लगातार ट्रांजैक्शन जनरेट होंगे। और किसी भी ब्लॉकचेन को जिंदा और सक्रिय रखने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। ये पूरी दुनिया के गेम डेवलपर्स के लिए एक संकेत है कि पाई नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो रहा है कि वो एक हैवी गेमिंग इकोसिस्टम का भार उठा सके। और बाजार में ये विश्लेषण भी जोरों पर है कि ब्लॉकचेन के वर्जन 23 अपग्रेड के बाद शायद सीडी गेम ही वो पहला आधिकारिक टोकन हो सकता है जो पाई इकोसिस्टम पर लॉन्च हो। हाँ, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये इस नई अपग्रेड का पहला सबसे बड़ा टेस्ट होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई नया सिस्टम टेस्ट होता है तो शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं। हाँ, तकनीकी दुनिया में ऐसा होना आम बात है। और ऐसा ही कुछ अभी हो भी रहा है। हमने शो की शुरुआत में जिस घबराहट और जीरो बैलेंस वाले ग्लिच की बात की थी, अब उस पर आते हैं। बिल्कुल, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर इस समय इसे लेकर फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट यानी फड काफी तेजी से फैला हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं। और तकनीकी चीजों को ना समझने वालों के लिए ये डर बहुत स्वाभाविक भी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति दुनिया के चौथे सबसे बड़े एक्सचेंज OKX पर जाए या नंबर 6 रैंकिंग वाले बिटगेट पर अपना बैलेंस चेक करें और उसे वहां शून्य दिखाई दे, तो वो पैनिक करेगा ही। सिर्फ यही नहीं, MEXC, Gate.io, Pionex, L-Bank और क्रैकन जैसे बड़े और प्रतिष्ठित एक्सचेंजों पर भी वॉलेट बैलेंस जीरो दिखा। कोई भी साधारण यूजर यही सोचेगा कि उसका सारा फंड गायब हो गया है। तो इसके पीछे की असलियत क्या है? क्या वाकई में सिस्टम में कोई सेंधमारी हुई है, या जो ब्लॉकचेन पर काम चल रहा है उसका ये कोई साइड इफेक्ट है? ये पूरी तरह से एक तकनीकी साइड इफेक्ट है, कोई हैक या स्कैम नहीं। अच्छा। एक एजुकेटर के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डेटा हमें दिखता कहाँ है। जो लोग पाई स्कैन पर या एक्सचेंजों पर अपना बैलेंस देख रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि पाई स्कैन खुद में कोई ब्लॉकचेन नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो तो डेटा दिखाता है ना। वो सिर्फ एक ब्लॉक एक्सप्लोरर है। आप इसे एक सर्च इंजन या एक पुल मान सकते हैं। जैसे हम इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर रखे डेटा को पढ़ने के लिए एक्सप्लोरर का इस्तेमाल होता है। ये एक्सप्लोरर्स API के जरिए ब्लॉकचेन के नोड से डेटा खींचते हैं और हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी बड़े बैंक में खाता है, वह अपना बैलेंस चेक करने के लिए बैंक का मोबाइल ऐप खोलता है। राइट। अब अगर बैंक के मुख्य सर्वर पर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है या सिस्टम अपग्रेड हो गया, तो उस समय ऐप बैंक के सर्वर से ठीक से जुड़ नहीं पाएगा और शायद बैलेंस जीरो दिखा दे या एरर दे दे। बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बैंक के लॉकर से उस व्यक्ति के पैसे चोरी हो गए हैं। पैसे अपनी जगह पूरी तरह सुरक्षित हैं, बस वो ऐप उस समय सही डेटा नहीं पढ़ पा रहा है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? आपने बिल्कुल सटीक एनालॉजी दी है। ये सिर्फ एक विजुअल एरर है, कोई वास्तविक आर्थिक नुकसान नहीं। विजुअल एरर मतलब सिर्फ देखने में गलती। हाँ, जब नेटवर्क में वर्जन 23 जैसी किसी इतनी बड़ी अपग्रेड की तैयारी चल रही होती है, तो ब्लॉकचेन का पूरा डेटा स्ट्रक्चर रिफ्रेश हो रहा होता है। ऐसे में इन एक्सप्लोरर्स और एक्सचेंजों के API को नए डेटा के साथ सिंक करने में समय लगता है और कनेक्शन कुछ समय के लिए टूट जाता है। तो अभी तक किसी के भी पैसे डूबने की कोई खबर नहीं है? बिल्कुल नहीं।
हमारे सामने मौजूद जानकारी के अनुसार अभी तक किसी भी एक भी यूजर के फंड गायब होने की कोई प्रामाणिक या आधिकारिक खबर नहीं है। ये सुनकर निश्चित रूप से बहुत से लोगों को राहत मिलेगी। ब्लॉकचेन पर डेटा हमेशा एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित रहता है। एक बार जब अपग्रेड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और एक्सप्लोरर फिर से सही तरीके से सिंक हो जाएगा तो सब कुछ सामान्य दिखने लगेगा। कमाल है। लेकिन यह एक और बात सोचने वाली है। जब हम ऐसी रोजमर्रा की तकनीकी अड़चनों, ग्लिच या सोशल मीडिया के शोर में उलझ जाते हैं तो हम अक्सर प्रोजेक्ट के बड़े विजन को अनदेखा कर देते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सिर्फ हाइप ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रातों रात कोई बड़ी घोषणा करके भागने की फिराक में रहते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क जिस तरह से जल्दबाजी करने के बजाय वर्जन 19 से 26 तक एक-एक करके आगे बढ़ रहा है, ये किसी भी परिपक्व और लॉन्ग टर्म विजन वाले प्रोजेक्ट की निशानी लगती है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। परिपक्वता ही इस अनिश्चित बाजार में टिके रहने की असली कुंजी है। बिल्कुल। वे जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे नेटवर्क खतरे में पड़े, और किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता को सिर्फ उसके अपने कोड या इकोसिस्टम तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। हमें ग्लोबल मार्केट पर भी नजर रखनी होती है। ग्लोबल मार्केट से याद आया, इसी संदर्भ में 6 और 7 मई 2026 को होने वाला कॉइन डेस्क इवेंट काफी चर्चा में है। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। तो जो लोग सिर्फ एक विशेष क्रिप्टो के बारे में सीख रहे हैं, उन्हें ऐसे ग्लोबल इवेंट्स पर नजर क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन एक खाली कमरे में काम नहीं करती। उसका सीधा असर बाहरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होता है। वो कैसे? कॉइनडेस्क जैसे ग्लोबल इवेंट्स में पूरी दुनिया के रेगुलेटर्स, नीति निर्माता, बड़े संस्थागत निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ आते हैं। वहाँ इस बात पर बहस होती है कि आने वाले समय में क्रिप्टो को लेकर नियम कानून क्या होंगे, और शायद ये भी कि बड़ा पैसा किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, संस्थागत पैसा यानी इंस्टीट्यूशनल मनी किस दिशा में जा रहा है, और एआई तथा गेमिंग जैसे सेक्टर्स को लेकर ग्लोबल मार्केट का मूड क्या है। यानी अगर हमें ये पता हो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की हवा किस तरफ बह रही है, तो हम ये बेहतर समझ सकते हैं कि कोई विशेष प्रोजेक्ट भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगा। एकदम सही। सिर्फ किसी कॉइन के प्राइस चार्ट पर नजर गड़ाए रहने से पूरी तस्वीर समझ में नहीं आती। सही बात है। जब कोई लर्नर मार्केट के मौसम को समझ लेता है तो वो छोटी मोटी गिरावट या तकनीकी ग्लिच से नहीं घबराता। वो समझता है कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड एआई और वेब3 गेमिंग भविष्य की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज बनने वाली हैं, और अगर कोई प्रोजेक्ट इन्हीं क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश कर रहा है तो उसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल यही बात है। ये बहुत ही गहरी बात है। चीजों को उनके सही और बड़े संदर्भ में देखना हमेशा फायदेमंद होता है। तो चलिए आज की इस विस्तृत और दिलचस्प चर्चा को समेटते हैं। हाँ, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। हमने तकनीकी अपग्रेड से लेकर भविष्य की रणनीतियों तक बहुत कुछ देखा। अगर हम मुख्य बातों पर नजर डालें तो 15 मई को होने वाला वर्जन 30 का नोड प्रोटोकॉल अपग्रेड नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, जो इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए खोल देगा। बिल्कुल। इसके साथ ही पाई वेंचर्स द्वारा डिसेंट्रलाइज्ड एआई के क्षेत्र में ओपन माइंड और वेब3 गेमिंग में सीडी गेम में किया गया निवेश ये दर्शाता है कि इकोसिस्टम सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक उपयोगिताओं का निर्माण कर रहा है। और सबसे राहत की बात जो हमने समझी वो ये है कि पाईस्कैन और बड़े एक्सचेंजों पर जो बैलेंस जीरो दिखने वाला ग्लिच है वो महज एक डेटा सिंकिंग की समस्या है। हाँ, कोई हैक या स्कैम नहीं है। ये बड़े तकनीकी अपग्रेड्स का एक सामान्य हिस्सा है। और यहाँ एक आखिरी लेकिन सबसे अहम बात याद दिलाना बहुत जरूरी है। आज की ये पूरी चर्चा केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए थी। ये कोई वित्तीय सलाह या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में समय या पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना हमेशा आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। रिसर्च ही इस दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश है। एकदम सही कहा आपने। और अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद आगे चलकर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की दिशा तय करेगा। वो क्या है? आज हमने गहराई से देखा कि कैसे पाई नेटवर्क एआई और वेब3 गेमिंग दोनों को अपनी ब्लॉकचेन के साथ जोड़ रहा है। जरा सोचिए, जब भविष्य में पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड एआई और डिजिटल मालिकाना हक वाली वेब3 गेमिंग की दुनिया आपस में मिल जाएंगी, एक नया ही इकोसिस्टम बनेगा। हाँ, और उन दोनों का नियंत्रण किसी एक बड़ी टेक कंपनी के बजाय नेटवर्क पर बैठे लाखों आम लोगों के हाथ में होगा। तो हमारे रोजमर्रा के डिजिटल जीवन पर इसका क्या असर होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारा सारा निजी डेटा
आखिरकार हमारे ही नियंत्रण में आ जाएगा, या क्या ब्लॉकचेन हमारे इंटरनेट इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल देगी? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।